देखो बच्चों, आज हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम चालू कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 9th क्लास में भी हमने इसके बारे में काफी पढ़ा था। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, सबसे पहले ये जानते हैं। उसके अलावा इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ये कहता है कि अगर कोई सिस्टम पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा और कंजर्व्ड रहेगा। ये ध्यान रखना, ये सब सिस्टम के लिए होता है, फॉर सिस्टम। अभी सिस्टम क्या होता है बच्चे? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या है कि जब हम लोग बात कर रहे हैं हम एक सिंगल बॉडी की बात नहीं कर रहे, हम एक सिस्टम की बात करें। सिस्टम में एक से ज़्यादा बॉडीज एग्जिस्ट कर सकती हैं। अब इसका कोई एग्जांपल देखो बच्चे, होता क्या है कि जब हम लोग अपनी 9th क्लास की बात करते हैं तो 9th क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ये एक गन है, इससे हम बुलेट फायर करते हैं। तो बुलेट और गन एक सिस्टम है। बुलेट और गन क्या है? पूरा का पूरा एक सिस्टम है। तो सिस्टम में हम जैसे एक दो से ज़्यादा 3-4 पार्टिकल्स की बात करते हैं। जब हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर हम सबसे पहले इसका इलस्ट्रेशन लेते हैं जो कि हमने अपनी 9th क्लास में पढ़ा था। कोई बच्चा बताएगा कि रिकॉइल ऑफ गन की जब बारे में बात करते हैं, रिकॉइल ऑफ गन क्या होता है? सबसे पहले कोई बच्चा बताएगा व्हाट इज रिकॉइल ऑफ गन, जो 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था। व्हाट इज रिकॉइल ऑफ गन, क्या होता है बताओ? जब हम बुलेट फायर करते हैं तो गन पे पीछे की तरफ पुश बैक आता है, इसको हम कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ गन। जब इससे बुलेट फायर होगी तो गन पीछे की तरफ फोर्स लगेगा गन पे, इसे हम कहते हैं रिकॉइल ऑफ गन। तो 9th क्लास में बच्चे इसके काफी डिटेल डीप कॉन्सेप्ट शायद आपने पढ़ा होगा, बट एक बार मैं उसको दोबारा से बता देता हूँ, थोड़ा बेटर रहेगा। ये हमारे पास एक गन है, अभी रेस्ट पे है, बुलेट फायर नहीं हुई है। इस टाइम इसका मोमेंटम क्या है? 0, क्योंकि कोई एक सिस्टम रेस्ट पे है। मोमेंटम मास और वेलोसिटी से मिलके बना होता है। अगर रेस्ट है तो वेलोसिटी 0 है, अगर वेलोसिटी 0 है तो मोमेंटम क्या है? 0 है। अगर मोमेंटम 0 है तो सिस्टम को मोमेंटम इनिशियली 0 है। ये इसको हम इनिशियल मोमेंटम भी लिख सकते हैं। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? गन फायर हुई, गन से बुलेट बाहर निकली और बुलेट तो आगे गई, बट गन पे एक बैकवर्ड फोर्स क्रिएट हुआ, बैकवर्ड मोशन क्रिएट हुआ। अब ये बैकवर्ड मोशन का कारण क्या है बताओ बच्चे? बैकवर्ड मोशन या बैकवर्ड वेलोसिटी का क्या कारण है? थोड़ा सा बच्चे मोमेंटम की टर्म्स में आपसे पूछ रहे हैं। तो बच्चे से आमतौर पे कहेंगे सर सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहे। कैसे रहे, क्यों रहे? क्या बुलेट को अगर हम फायर कर रहे हैं तो क्या उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स है या नहीं है? है या नहीं है? अगर हम बुलेट को फायर कर रहे हैं तो उसमें कोई बाहरी फोर्स लगा है या नहीं लगा है? बाहरी फोर्स क्या होता है कि अगर बाहर से आके कोई फोर्स लगाया जा रहा हो, बुलेट क्या क्यों इग्नाइट करती है? क्योंकि उसमें कुछ पाउडर का सिस्टम होता है। थोड़ा सा हम ट्रिगर से फोर्स देते हैं, वो बात अलग है, जो उसको हीट करता है, बस उतना सा माइन्यूट सा, जो कि ना के बराबर होता है। बट बाकी देखा जाए तो कोई भारी फोर्स नहीं होता। वो वैसे ट्रिगर वाला फोर्स होता है, मैं मानता हूं, बट उसका कारण ये नहीं होता। वो सिर्फ ऐसा होता है कि अगर ट्रिगर नहीं दबाएंगे तब तक वो मिलेगा नहीं, इग्नाइट नहीं करेगा, बस इग्निशन तक के लिए चाहिए होता है। बट इग्निशन होने के बाद क्या हमको कोई फोर्स चाहिए होता है? जब इग्निशन हो जाता है तो बुलेट आगे जाती है, गन पीछे जाती है। ठीक है, क्यों जाती है भाई? मोमेंटम कंजर्वेशन का केस है। अब इसको कहना आसान है बट इसको समझाना मुश्किल है। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या कहता है? अगर कोई बाहरी फोर्स नहीं है तो सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व्ड रहेगा। तो पहले 0 था तो बाद में भी क्या रहना चाहिए? 0। बट बाद में 0 कैसे है? अब इस टाइम पे सिस्टम को मोमेंटम 0 कैसे है? ये भी चल रहा है और ये भी चल रहा है। हमने कहा कि इसका भी मोशन है। ये बुलेट है, इसका मास mb है, इसकी वेलोसिटी vb है। ये गन है, इसका मास mg है, इसकी वेलोसिटी vg है। तो ये तो मोशन में है। अगर ये मोशन में है तो इसका मोमेंटम 0 कैसे हुआ फिर? सिस्टम का मोमेंटम देखो, पहले तो वेलोसिटी 0 थी, तो मोमेंटम 0 था। बट अब कैसे 0 है? अब सिस्टम का मोमेंटम 0 कैसे है? क्योंकि अब तो मोशन में है, और मोशन में होता है तो मोमेंटम 0 नहीं होता है आमतौर पे। फोर्सेस अपोजिट और डिस्क्राइब करो बच्चे थोड़ा सा इसको, फोर्सेस के अलावा, क्योंकि हम मोमेंटम देखो बच्चे, हाँ बच्चे, एक्चुअली क्या है कि जैसे इस बच्चे ने कहा फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या है, पहले मोमेंटम 0 था,
बाद में भी क्या होना चाहिए, जीरो, क्योंकि कोई बाहरी फोर्स नहीं है। और सच में ऐसा है कि बाद में भी मोमेंटम जीरो है। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है इधर देखो बच्चे कि बाद में मोमेंटम जीरो कैसे है, क्योंकि भाई वेलोसिटी है तो मोमेंटम है। देखो बाद में मोमेंटम जीरो है किसका, ओवरऑल का, जिसका जितना इसका मोमेंटम आगे होगा उतना इसका मोमेंटम पीछे होगा, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो इसका मोमेंटम अगर प्लस में है तो इसका माइनस में है, तो दोनों का नेट सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे सिस्टम के पार्टिकल्स में मोशन है, मोमेंटम है। सिस्टम के पार्टिकल्स, देखो एक सिस्टम है, इस सिस्टम में दो पार्टिकल हो गए, एक ये और एक दो। अब सिस्टम के पार्टिकल में तो मोमेंटम है, बट ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम क्या है, जीरो है। कैसे, क्योंकि जितना इसका मोमेंटम आगे है उतना इसका पीछे है। इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव टोटल मिलाओ तो नेट क्या आएगा, जीरो। किसी सिस्टम को मोमेंटम जीरो हम कहते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम पूरा का पूरा रेस्ट पे रहे। खैर इसमें तो देखो इसका मोमेंटम जीरो है तो सिस्टम पूरा रेस्ट पे है, बट ऐसा भी हो सकता है कि अगर सिस्टम के पार्टिकल्स मोशन में हो, ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम के पार्टिकल्स मोशन में हो बट फिर भी सिस्टम का मोमेंटम जीरो हो। कैसे, ये एग्जांपल है, सिस्टम के दो पार्टिकल हैं, एक बुलेट और एक गन, एक का मोमेंटम आगे और एक का मोमेंटम पीछे। मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी है, इसका पॉजिटिव इसका नेगेटिव, और नेट मोमेंटम अभी भी क्या आएगा, जीरो, क्योंकि आगे वाले का हम पॉजिटिव ले लेंगे तो पीछे वाले का अपने आप क्या हो जाएगा, नेगेटिव। जितना इसका आगे मोमेंटम होगा उतना इसका पीछे मोमेंटम होगा। तो इससे अभी भी इस सिस्टम का मोमेंटम, नेट मोमेंटम क्या है, ओवरऑल मोमेंटम क्या है, जीरो है। और देखा जाए तो अभी भी मोमेंटम क्या है, कंजर्व्ड है। कंजर्व्ड मतलब जितना पहले था और अभी भी उतना ही है, पहले जीरो था और अभी भी जीरो है। फिर भी पार्टिकल मोशन में है बट फिर भी जीरो है, क्योंकि एक पार्टिकल अगर आगे मोशन में है तो एक पीछे मोशन में है, और आगे और पीछे नेट मिला के क्या हो जाएगा, जीरो। समझे या नहीं समझे बच्चे इस बात को, बोलो इसमें कोई डाउट है, कोई डाउट कुछ पूछना है। देखो बच्चे अब इस एक रुक जाओ, तो जब हम लोग ये 9th क्लास में पढ़ते थे तो एक फॉर्मूला बन जाता था इसके बेसिस पे। देखो बच्चे, देखो एज वी नो दैट इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो इसका इनिशियल मोमेंटम तो क्या हो गया, जीरो, और फाइनल मोमेंटम इसका कितना हो जाएगा, मास ऑफ बुलेट वेलोसिटी ऑफ बुलेट प्लस मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन। इसको उधर ले जाएंगे, मास ऑफ गन वेलोसिटी ऑफ गन इक्वल टू माइनस मास ऑफ बुलेट। ये माइनस क्यों हो जाएगा, क्योंकि इधर ले जाएंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ गन क्या आ जाएगा बच्चे, कोई बच्चा बताएगा ये नेगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर। नेगेटिव साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो वेलोसिटी बुलेट की है और जो गन की है वो आपस में एक दूसरे के अपोजिट हैं। समझ में आ रहा है बच्चे, क्योंकि बुलेट की अगर आगे है तो गन की किधर है, पीछे है, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव नहीं कर सकते। समझे या नहीं समझे, बोलो बच्चे। ये है, ये थोड़ा सा अपने 9th क्लास में भी किया होगा। तो चलो बच्चे इससे रिलेटेड क्वेश्चन दे देते छोटा सा, ऑल दो बहुत सिंपल सा होगा। मान लो बच्चे हमारे पास एक गन है, मास ऑफ गन 1 kg है, उससे एक बुलेट को फायर किया गया, जो मास ऑफ बुलेट है वो 10 ग्राम की है, जो वेलोसिटी ऑफ बुलेट है वो 1000 मीटर पर सेकेंड है। व्हाट विल बी रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन, फाइंड आउट करनी, जल्दी करो फास्ट। चलो बच्चे आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, मास ऑफ गन, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट आपको मेंशन किया है, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन पूछा है। तो सिंपल सी बात है बच्चे, हमारे फॉर्मूला लगेगा, बट इस फॉर्मूले में खास बात है यहाँ पर हमें एक्चुअली कुछ कन्वर्जन करने पड़ेंगे। जब कभी हम फॉर्मूला लगाते हैं बच्चे, मैंने आपको बताया है कि SI और CGS और MK सिस्टम की कन्वर्जन को आपको ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर हमें वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, रिकॉल वेलोसिटी ऑफ गन निकालना है, तो मास ऑफ बुलेट पुट करेंगे। तो मास ऑफ बुलेट किस फॉर्म में मेंशन किया गया, 10 ग्राम। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करते हैं तो 1000 से डिवाइड करते हैं या 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ बुलेट क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा ये, और मास ऑफ गन क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये कट जाएगा इससे, वेलोसिटी ऑफ गन क्या आ जाएगा, अगर नेगेटिव साइन लगा देते हैं तो -10 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। इस स्पीड से जो गन है वो रिकॉइल करेगी, इसे कहेंगे रिकॉइल स्पीड ऑफ गन। तो क्या सिर्फ अगर हम बात करें, क्या यही कुछ क्वेश्चन है जो हम लोग को पढ़ना है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में? नहीं बच्चे, एक्चुअली क्या होता है इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट आते हैं जो खासकर अफगानी आतंकवादियों से रिलेटेड है। जैसे रिकॉइल ऑफ गन
एक्सप्लोजन ऑफ बम। ठीक है बच्चे, अब एक आतंकवादी जब आतंकवाद मचाता होगा तो उसको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दी जाती होगी। समझ में आ रहा है बच्चे? कारण क्या है, उसको जब सिखाया जाता होगा कि गन से फायर करना है तो बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे की तरफ लगेगी, तो उसको पता होता है कि रिकॉइल ऑफ गन भी कोई चीज़ होती है। तो अब आतंकवादी से पूछो, आपको अच्छे से बता देगा क्या होता है रिकॉइल ऑफ गन। और तो और वो आपको एक्सप्लोजन ऑफ बम भी बताएगा अच्छे से। तालिबान वालों को बच्चे सब पता होगा, वो इतने इंटेलिजेंट है आजकल, वो हेलीकॉप्टर चला रहे हैं, आजकल प्लेन चला रहे हैं अमेरिका के रखे हुए। तो आगे सुनो बच्चे, एक्चुअली क्या है एक्सप्लोजन ऑफ बम में क्या होता है। एक्सप्लोजन ऑफ बम भी कॉन्सेप्ट है हमारे में, जो कि इसके क्वेश्चन भी हमारे पास खासकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन में बहुत आते हैं। इधर देखो बच्चे, एक्सप्लोजन ऑफ बम क्या होता है बच्चे। जैसे मान लो मैंने कोई बम रखा, आप ऐसी मेंटेलिटी मत रखना बच्चे, ये मैं बता रहा हूँ, ये नीट में क्वेश्चन आए हुए हैं और जेई में आए हुए हैं, उसके रिगार्डिंग में पढ़ा रहा हूँ। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, ध्यान रखना बच्चे, ये सिर्फ नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको कभी इस्तेमाल मत करना, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है बच्चे, एक्सप्लोजन ऑफ बम जो है वो हमारा सेकंड टॉपिक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। एक्सप्लोजन ऑफ बम, इसके क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी है, मैं आपको दिखा दूंगा बच्चे, एनसीईआरटी में मेंशन है। मान लो कोई एक बम है, रेस्ट पे है, लेट अस टेक दिस बम इज एट कंडीशन ऑफ रेस्ट, और ये एक्सप्लोड होता है। मान लो फिलहाल मान लेते हैं 2 फ्रेगमेंट्स में एक्सप्लोड होता है। कितने फ्रेगमेंट्स में बच्चों? 2, या 2 से ज्यादा भी हो सकता है। अच्छा बताना, देखो बच्चे, अगर एक फ्रेगमेंट आगे जा रहा है तो दूसरा फ्रेगमेंट किधर जाएगा? फ्रेगमेंट मतलब हिस्सा, जैसे फ्रेगमेंट मतलब पीसेस, उसके हिस्से। मान लो ये बम है, ये एक्सप्लोड हुआ, अब इसके 2 फ्रेगमेंट बने, एक फ्रेगमेंट अगर आगे जाएगा तो दूसरा फ्रेगमेंट कहाँ जाएगा? पीछे। क्यों जाएगा पीछे? एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है बकायदा, एनसीईआरटी में बच्चे इधर देखा, एनसीईआरटी में मैं अभी आपको दिक्कत नहीं देखने की जरूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ क्या मेंशन है। देखो बच्चे, एनसीईआरटी में एक बैक एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिया हुआ है हमारे पास, और ये मेंशन किया हुआ है इसके अंदर कि रिकॉइल ऑफ बॉम्ब नहीं होता बच्चे। हाँ, बॉम्ब का तो नहीं है बच्चे, डिसइंटीग्रेशन का है। चलो मैं बता देता हूं आपको, डिसइंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, वो भी इसी का पार्ट है। चलो रुक जाओ बच्चे, बॉम्ब का नहीं है, बट ये 111 पेज 111 पे 5.17 क्वेश्चन है, बताएंगे बच्चे। रुक जाओ, 1 मिनट रुक जाओ बच्चे। इधर देखो, एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब की अगर हम बात करें, इधर देखो बच्चे बोर्ड पे, तो जैसे अगर ये बॉम्ब एक्सप्लोड होगा तो इसके कुछ फ्रेगमेंट्स बनेंगे, आइदर 2 और मल्टीपल फ्रेगमेंट्स। तो अगर एक फ्रेगमेंट आगे जाएगा तो दूसरा फ्रेगमेंट किधर जाएगा? पीछे जाएगा। जैसे मान लो इसका मास m है, इसका मास m1 है, इसका मास m2 है, 2 फ्रेगमेंट में टूटा, वेयर m इज इक्वल टू m1 प्लस m2। मान लो कोई मास लॉस नहीं हुआ, ऐसा हुआ, क्यों जाएगा? क्योंकि इसके पीछे भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम ही छुपा है। और अगर मैं आपसे किसी बम के फ्रेगमेंट की वेलोसिटी पूछूं, मैं पूछूं कि इसकी आपको वेलोसिटी दी हुई है, इसका मास दिया हुआ है, इसका पूछूं, दूसरे का किसी का पूछूं, तो आप उसका भी बता सकते हो बाय यूजिंग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है अच्छे, तो आपको कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यूज करना है, और जैसे रिकॉइल ऑफ गन था वैसे ही ठीक ये न्यूमेरिकल करना है, सिर्फ वैल्यूज चेंज हो जानी थोड़ी सी। तो चलो अच्छा, हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को दे ही देते हैं, आप लोग 1-2 क्वेश्चन को दे ही देते हैं, ताकि हम देखते हैं आप कितना इसे इंप्लीमेंट कर पा रहे हो। देखो अच्छे, मान लो आप बम फोड़ने की ट्रेनिंग ले रहे हो, वेलकम टू तालिबान, ठीक है, 10 kg का बम है यहाँ पर, और आप जला के भाग गए इग्नाइट करके। इसके 2 फ्रेगमेंट्स हुए बच्चे, मान लो 2 kg का फ्रेगमेंट और 8 kg का फ्रेगमेंट। ये बम पहले रेस्ट पे रखा हुआ था, अब फटा तो फ्रेगमेंट हुए। जब कोई बम फटता है तो उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स शामिल नहीं होता, इंटरनली उसमें इग्निशन हुआ, उस कारण वो फटता, एक्सप्लोड होता है। तो जैसे मान लो ये है, मान लो ये है, और ये इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी बताना है। एक क्वेश्चन ये हुआ बच्चे फर्स्ट। और सेकंड क्वेश्चन मान लो ये है कि अगर ये 10 kg का बम अभी रेस्ट पे था, बट अब रेस्ट पे नहीं है, मान लो चल रहा था, आपने बम को लुढ़काया है, लुढ़का के फेंका है, बम फेंको कंपटीशन, ऐसे बम को फेंका, वो कंपटीशन लगा है, तो बम को फेंका, और बम, ये जो बम है ये 10 मीटर पर सेकंड से आपने लुढ़काया है, फेंका है, तो अभी भी इसके मान लो 2 फ्रेगमेंट हुए, एक हुआ 5 kg का और एक हुआ 5 kg का इस बार। तो इस केस में मान लो इसकी स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड, 18 मीटर पर सेकेंड, इसकी वेलोसिटी क्या होगी? तो ये 2 क्वेश्चन बच्चों हमने आपको दिए हैं रिगार्डिंग एक्सप्लोजन ऑफ बॉम्ब।
तो आप जल्दी से जल्दी इसको ट्राई करो बाय यूजिंग कंजर्वेशन मोमेंटम। देखो बच्चों, हमारे पास ये 2 क्वेश्चंस हैं, तो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि ये फर्स्ट केस है जिसमें एक्सप्लोजन ऑफ बम की बात कर रहे हैं, तो इसके अंदर देखो बच्चे हमारा एक ही लॉजिक लगेगा हमेशा, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। तो इनिशियल तो भाई 0 है इस केस में, रेस्ट पे है ये वाला। तो फाइनल मोमेंटम इसका कितना हुआ, इसका कितना हुआ, मास इनटू वेलोसिटी इसकी कितनी हुई बच्चे बताना, 20 प्लस इसका मास कितना है 8, इसकी वेलोसिटी नहीं पता तो इसको v मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा 8v। कोई डाउट बच्चे बोलो इसको लेके, मास इनटू वेलोसिटी mv इनिशियल फाइनल के बराबर है, इनिशियल और फाइनल बराबर है। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं बच्चों हम लोग। तो सिंप्लीफाई करोगे तो क्या होगा, इसको इधर ले जाओगे, क्या हो जाएगा -20 इज इक्वल टू 8v। ये काट दो, क्या आ जाएगा ये 20 को अगर 8 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा बच्चे, -2.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। माइनस का मतलब यही है कि ये रिवर्स डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो ये तो बच्चे काफ़ी बेसिक है, इसमें सेम लॉजिक आपने अपनाया होगा जैसे कि रिकॉइल ऑफ गन में है, बट इसमें थोड़ा सा फर्क है, नीचे वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। फर्क किस चीज़ का है, देखो बच्चे फर्क इस चीज़ का है कि जैसे सेकंड पार्ट में बम पहले से ही चल रहा था, पहले रुका हुआ नहीं था। यहाँ पर भी हम लगाएंगे इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। बस फर्क ये है, आप बताओ यहाँ आप इनिशियल मोमेंटम को हम 0 लेंगे या नॉन जीरो लेंगे, नॉन जीरो लेंगे तो कितनी वैल्यू लेंगे, देखो बच्चे इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, 10 इंटू 10 कितना होता है 100। राइट साइड को पॉजिटिव मानना, लेफ्ट साइड को नेगेटिव मानना, पॉजिटिव 100 लिया हमने राइट साइड में, ठीक है। अब इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा बच्चे, 18 इंटू 5 कितना होता है 90 होता है ना, हाँ 90 प्लस इसका कितना हो जाएगा बच्चे, इसका कितना हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी 5v। ये माइनस हो जाएगा, क्या आएगा 10 इज इक्वल टू 5v, कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये किधर जाएगी बताना, ये वाला -5v नहीं बच्ची, अभी देखो हाँ इस बच्चे ने कहा कि सर इसको -5v नहीं लें। देखो बच्चे अभी स्टार्टिंग में ना जब हम वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, एक चीज का ध्यान रखना, जब हम किसी भी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो स्टार्टिंग में उसकी डायरेक्शन जज नहीं करते हैं। देखो जैसे इसके बारे में बात करते हैं, कोई भी कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं, जैसे इसमें ही हमने पहले ये किया था, ऑल तो ये किधर जाने वाला है हमको पता है, ये एक्सप्लोड हुआ तो एक सेगमेंट आगे जाएगा और एक किधर जाएगा पीछे जाएगा। ये तो इसमें तो नेगेटिव आया तो ये पीछे जा रहा है, ठीक है ना। बट हमने स्टार्टिंग में जज नहीं किया, हमने स्टार्टिंग में सिर्फ क्या किया, उसको डायरेक्टली ऐड किया। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझाता हूँ, ऑल दो मुझे पता है ये टूटेगा तो इसका एक फ्रेगमेंट इधर जाएगा और एक फ्रेगमेंट इधर जाएगा, बट मैंने स्टार्टिंग में ही इसकी वेलोसिटी में साइन नेगेटिव नहीं लिया, इसको सिर्फ क्या लिया मैंने v ही लिया, -v नहीं लिया। क्यों, क्योंकि जब हम किसी चीज को वेक्टर फॉर्म में लिख देते हैं तो उसका हम डायरेक्शन जज नहीं करते, हमको पता होता है फिर भी हम जज नहीं करते, समझे नहीं समझे। वेलोसिटी v वेक्टर की फॉर्म में ली v, आइदर वो पॉजिटिव आए और वो बाद में नेगेटिव आए, ये हमको मतलब नहीं है, वो तो आपका परसेप्शन है कि ये पीछे जाएगा, तो आप इसको कह दो सर इसको -8v लिख दो, क्योंकि इसकी वेलोसिटी किधर है, लेफ्ट साइड है। यहां पर भी कई बच्चे क्वेश्चन पूछते हैं कि सर आप ये बताओ आपने इसको 8v क्यों लिखा, सर आपको जब पता है ये पीछे की तरफ जा रहा है, हमें नहीं पता, मालूम नहीं, चलो वेक्टर फॉर्म क्या कहती है इसको भूल जाओ, फिगर भूल जाओ। वेक्टर क्या कहता है, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल, इनिशियल 0 था, फाइनल दोनों का मिला के 0 होगा, दोनों का ऐड करके 0 होगा। अब जो फाइनल वैल्यू होगी वो फाइनली हमें दिख जाएगी, जो फाइनल वैल्यू आई वो क्या आई, माइनस में आ गई, इसका मतलब कि रिजल्टेंट माइनस में होगा। बट स्टार्टिंग में हम सबको क्या करते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, मैं फिर से कह रहा हूं, अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं तो ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं करते जब तक हमको डायरेक्शन पहले से पता ना हो। बट मान लो हमको नहीं पता है, अभी हम आंखें बंद करके कर रहे हैं तो हमारी वैल्यू फाइनली नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब कि इस केस में ये इधर जाएगा, बट इस केस में हमने जब किया सेम तो इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं आई, तो इसका मतलब ये भी आगे जाएगा और ये भी आगे ही जाएगा, पीछे नहीं जाएगा। इस केस में दोनों ही आगे मूव करेंगे, क्यों, क्योंकि कंजर्वेशन मोमेंटम के हिसाब से ऐसे ही बन रहा है, इसके अंदर ऐसा वैल्यूज आ रही है। आपने रोल करते हुए फेंका ना तो वो फटा है, इस तरीके से हुआ है, तो इसका हिसाब अलग है, उसका हिसाब अलग है। देखो बच्चे इस क्वेश्चन में थोड़ा सा फर्क है, ये 2D का क्वेश्चन है। ऑब्वियसली बात एक चीज हमको समझ में आ रही है देख के कि अगर ये ऐसे फटेगा बम तो एक इधर जाएगा, एक इधर जाएगा और एक इधर जाएगा।
खैर इसका मास क्या होगा बताना? 2 टोटल मिला के 8 है, तो 3 + 3 6, और ये बचा हुआ कितना होगा? 2 kg। बट हमको नहीं पता है किधर जाएगा, तो हम इसको फिलहाल मिटा देते हैं, ठीक है। और वही अपनाते हैं रूल, क्या? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, ठीक है। इसका मोमेंटम क्या है? 0, क्योंकि रेस्ट पे। अब इसका क्या लूँ, इसका क्या लूँ बताओ? इसका भी 6 है, मास और वेलोसिटी की आ गई 6, इसकी भी 6। बट क्या 6 ऐड कर दूँ डायरेक्ट? 6 12 ऐड कर दूँ? ऐड हो जाएंगे क्या डायरेक्टली? है कि नहीं हो पाएंगे डायरेक्टली ऐड? और हो पाएंगे तो क्यों हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे तो क्यों नहीं हो पाएंगे डायरेक्टली ऐड? इनको डायरेक्टली ऐड क्यों नहीं कर सकता मैं? ऐसे लिख देता हूँ, इसका 6 हो गया प्लस इसका 6 हो गया, ये सही हो गए? देखो बच्चे एक्चुअली क्या है कि इनकी डायरेक्शन अलग अलग है। इसकी अगर ये है तो अगर इसको मैं 6 लिखता हूँ, सिर्फ 6 नहीं, क्योंकि इसकी डायरेक्शन बिल्कुल अलग है। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो फिर मैं इसको ये तो प्रॉपर डायरेक्शन वाइज लिखूँ। जैसे इसको ये होता है x, ये होता है y, ये होता है z। x वाले को हम i के साथ लगाते हैं, उसके साथ i लगाते हैं, तो इसको लिख दूँ 6i। इसको क्या लिख दूँ? 6j, क्योंकि y डायरेक्शन में। और 2 इसकी वेलोसिटी को लिख दूँ v। डायरेक्टली नहीं लिखा जा सकता है, समझे या नहीं समझे? डायरेक्टली कब लिखा जा सकता है वेक्टर में किसी चीज को? देखो लास्ट क्लास क्वेश्चन तक तो हम डायरेक्टली कर रहे थे। क्या होता है बच्चों, जब एक लाइन के अलॉन्ग हो तो डायरेक्टली लिखा जा सकता है। बट ये तो इसका तो एक्सिस ही चेंज हो गया, एक्स और ये वाई। तो यहाँ 6 + 6 12 नहीं आ सकता है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? क्योंकि इनकी डायरेक्शन भी क्या है? अपोजिट है। अगर दोनों 3 और 3 दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते, ये और ये एक ही डायरेक्शन में जा रहे होते, तो मैं 6 + 6 लिख सकता था। समझ रहे हो बच्चे? अरे समझ रहे हो? डायरेक्शन सेम है तो डायरेक्ट ऐड हो सकता है, और डायरेक्शन अपोजिट है डायरेक्ट ऐड नहीं हो सकता है। तो इस तरीके से लिखना पड़ेगा। समझ में आया? अब क्या करेंगे? इसको उठा के फेंक इसको भेज दें, क्या हो जाएगा? 2v = -6i + j, 6j। 2 से काट दो 6, क्या आ जाएगा? अरे मैं पूरा करके दिखा देता हूँ, आप लोग कुछ गड़बड़ कर दोगे। 6 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है बच्चे? ये आ गई, ये वेलोसिटी आ गई, फाइन। चाहो तो मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हो आप एंड में, जैसे आपकी मर्जी। तो देखो बच्चे, अब हम आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे मूव करते हैं। तो हमने यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में 2 टॉपिक देखे, एक हम रिकॉइल ऑफ गन देखा और एक एक्सप्लोजन ऑफ बम देखा। तो भाई बहुत सारी एंटी सोशल एक्टिविटी वाली चीज़ें देख ली हमने। अब हम कुछ आगे की चीज़ देखते हैं। तो देखो बच्चे, हम सोशल एक्टिविटी की चीज़ देखते हैं। सोशल एक्टिविटी जैसे मान लो अब एक बच्चा है भाई, अच्छा पढ़ने लिखने वाला है, और पढ़ाई करके फिजिक्स की पढ़ाई करके वो चला गया, वो एस्ट्रोनॉट बन गया, ठीक है। एस्ट्रोनॉट बन गया तो स्पेस में गया। ये नीट का क्वेश्चन है बच्चे, नीट मतलब कि मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है। एक बच्चा है, मान लो ये एस्ट्रोनॉट बन गया और ये स्पेस में चला गया, स्पेस सूट पहन रखा है इसने, ठीक है। अब इसने क्या किया? अरे बच्चे रेनकोट है, स्पेस सूट है, कुछ भी, इसको तो इसको बचा रहे हैं ना बस। देखो इसके हाथ में एक बॉल थी, इसने बॉल को नीचे फेंका, ये किसी से बंधा नहीं है, फ्री स्पेस में। अच्छा ये बताना, अच्छा अगर मैं बिल्कुल फ्री स्पेस में खाली जगह पर हूँ, मेरे हाथ में बॉल है, मैं बॉल को आगे फेंकूँ तो मेरे पे क्या असर पड़ेगा? आप पीछे हो जाओगे। मैं पीछे जाऊँगा, क्यों बताओ? जब हम फेंकेंगे सर, थोड़ा बहुत जो फोर्स था हम पे भी लगेगा। ऑब्वियस सी बात है, मैं सिस्टम हूँ, मोमेंटम 0 था हमारा, रिकॉइल ऑफ गन की तरह, ठीक रिकॉइल ऑफ गन की तरह। हम अगर उसको आगे फेंकेंगे तो हम पीछे जाएंगे। क्या सिर्फ ये यहाँ होता है? नहीं, यहाँ नहीं होता। ये आपने रियल लाइफ में भी देखा है, मैं बताता हूँ। मान लो मॉल में आप खड़े हुए, 2 फ्रेंड्स खड़े मॉल घूमने गए, और मॉल में काफ़ी स्मूथ सरफेस है, काफ़ी 2 सहेलियाँ हैं, चलो सहेलियाँ बना देते हैं, ये रही अनम और ये अनम की सहेली, दोनों पतली पतली बच्ची हैं। लाइन के सर तो बड़े हैं। अरे बच्चे क्वेश्चन पे जाओ, जिनके बाल बिगड़ेंगे उसमें बच जाओ। यार मेरे से इससे अच्छी ड्राइंग नहीं बनती बच्चे, सर यार इतने कम टाइम में ऐसे इंसान बनेगा। अब चलो बच्चे छोड़ो, इधर देखो। तो हुआ क्या बच्चे, हुआ ये कि जैसे मान लो आप मेरे बगल में खड़े हैं, ये बच्ची इसके साथ खड़ी है, और बिल्कुल स्मूथ सरफेस है। स्मूथ मतलब कैसे कह सकते हैं? काफ़ी हद तक स्मूथ मतलब काफ़ी हद तक फ्रिक्शनलेस कह सकते हैं, बट परफेक्टली फ्रिक्शनलेस एग्जिस्ट नहीं करता है। तो मान लो आपने उसको धक्का दिया यूं,
या फिर आपने कई बार देखा होगा, हम ऐसी चेयर पे बैठे हैं जिसके व्हील, घूमने वाले व्हील होते हैं, तो उससे आप किसी फ्रेंड को धक्का दोगे, ऐसे पैर मारोगे, तो आप पे क्या असर होगा? आप अगर उसको आगे धक्का दोगे तो हम किधर जाते हैं? पीछे जाते हैं। ये भी कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का ही केस होता है। जैसे मान लो मैंने उसको धक्का दिया फ्रिक्शन में, उसको आगे धक्का दिया, वो आगे जाएगा और मैं पीछे जाऊंगा। तो इसमें अगर हमें न्यूमेरिकल ऐसे में आता है कि मान लो वी आर स्टैंडिंग ऑन फ्रिक्शनलेस सरफेस, हमने उसको इतना धक्का दिया, वो इतनी स्पीड से जा रहा है, हम कितनी स्पीड से पीछे जाएंगे, तो इसमें भी फॉर्मूला किसका लगेगा? रिकॉइल ऑफ गन का ही लगेगा। ठीक, बस फर्क क्या हो जाएगा? बुलेट और गन की जगह एक पर्सन और दूसरा पर्सन हो जाएगा। समझ में आया नहीं आया बच्चे? सारी चीजें सेम रहेंगी। तो यहां पर भी सेम सिचुएशन है। अगर हम फ्री स्पेस में गए, हमने बॉल को फेंका आगे, तो अगर बॉल आगे गई तो हम किधर जाएंगे? पीछे। बॉल को मैंने नीचे फेंका तो मैं किधर जाऊंगा? ऊपर की तरफ जाऊंगा। समझे या नहीं समझे? ठीक है। तो अच्छा हुआ क्या, ये बॉल जा रही है 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, ठीक है, और यहां पे 20 मीटर दूरी पे कुछ पॉइंट है, मान लो यहां। कुछ देर बाद ऑब्वियस सी बात है बॉल यहां से यहां पहुंच गई, ठीक है। आपको क्या लगता है ये बंदा यहीं खड़ा रहेगा या ये ऊपर जाने लग जाएगा? मैंने एक बॉल को फ्री स्पेस में आगे फेंका, तो बॉल आगे जाएगी तो मैं किधर जाऊंगा? अरे बच्चे, मैं फ्री स्पेस में हवा में तैर रहा हूं, हवा में तैर रहा हूं, ग्रेविटी नहीं है वहां, कुछ भी नहीं है। हवा में फ्री स्पेस, एम्प्टी स्पेस, मैं एस्ट्रोनॉट हूं, ठीक है। अच्छा, मैंने वो पहन रखा है, मैंने बॉल को आगे फेंका तो बॉल आगे गई तो मैं किधर गया? पीछे। मैंने बॉल को नीचे फेंका तो बॉल नीचे गई तो मैं किधर गया? ऊपर जा रहा हूं। तो क्या आपको लगता है कि जब ये बॉल 20 मीटर पे यहां आएगी तो क्या मैं अभी वहीं पे हूंगा या ऊपर चला जाऊंगा? ऊपर जाऊंगा ना। चलो अच्छे, क्वेश्चन में ये नीट का क्वेश्चन है, फाइंड आउट सेपरेशन बिटवीन बॉल एंड एस्ट्रोनॉट when ball reaches at 20 मीटर डिस्टेंस। ऐसे ले लो अच्छी, बस ये वैल्यू ले लो, बताओ जल्दी से। सेपरेशन मतलब कितनी दूरी पे होंगे दोनों आपस में? देखो बच्चों, अगर हम कंजर्वेशन मोमेंटम लगाए तो बॉल नीचे जाएगी और एस्ट्रोनॉट ऊपर जाएगा। इसमें मैंने एस्ट्रोनॉट का मास नहीं दिया, एस्ट्रोनॉट का मास जरूरी है। मान लो ये पूरा सिस्टम एस्ट्रोनॉट, इसका मास है मान लो 100 किलो और बॉल मान लो 1 किलो की है। ये सब मान लो, ये भी दिया है हमने, अब दे दिया, आपको मेंशन कर दिया। तो देखो अच्छे, जितना इसका मोमेंटम, अगर हम कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएं तो इनिशियल इज इक्वल टू फाइनल। पहले तो दोनों रुके हुए थे, रेस्ट पे थे, तो इनिशियल 0 हो जाएगा, ठीक है। फाइनल मोमेंटम क्या होगा इसका? जैसे मान लो नीचे तो नेगेटिव, मान लो नीचे को हम नेगेटिव ले रहे हैं, ऊपर को पॉजिटिव, तो इसका कितना हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 1 और वेलोसिटी कितनी है 2, तो -2 ले रहे हैं। नीचे को हम नेगेटिव लिख रहे हैं, आमतौर पर मैं नीचे को नेगेटिव लेता हूं, ऊपर को पॉजिटिव लेता हूं। इसका क्या हो जाएगा? मास इंटू वेलोसिटी। मास कितना है 100 और वेलोसिटी क्या होगी ये, तो इधर आ गया 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 100 v हो गया। तो ये कितना आ जाएगा? v क्या आ जाएगा 2/100, क्या आ जाएगा 1/50। इसकी वेलोसिटी इतनी है। अब इतनी मतलब पॉजिटिव में है, मतलब इतनी स्पीड से ऊपर जाएगा, ठीक है। अब ये पूछा है कि जब ये नीचे आएगी तो ये कहाँ होगा, ये बताना, ये कहाँ होगा, इसको कितना टाइम लगेगा नीचे आने में? अगर ये कांस्टेंट स्पीड से आ रहे, ग्रेविटी में नहीं, ध्यान रखना बच्चों। अब यहाँ पर कोई बच्चा कैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगा दो, भाई वो ग्रेविटी अर्थ के आसपास नहीं है। तो यहाँ अगर कोई बॉडी ग्रेविटी में नहीं है तो कांस्टेंट स्पीड से चलती रहेगी। जैसे मान लो मैं बाहर जाके बॉल को फेंक दूं, ऐसे फेंक के आ जाऊं, तो उसी स्पीड से चलती रहेगी, क्योंकि उस पर अगर कोई फोर्स लगेगा तभी उसकी वेलोसिटी क्या होगी? चेंज होगी। तो उसको कितना टाइम लगेगा नीचे पहुंचने में? टाइम क्या होता है बच्चे? डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितना है? 20 मीटर, स्पीड कितनी है 2 मीटर पर सेकंड। कितना टाइम लग जाएगा उसको यहां तक पहुंचने में? 10 सेकंड में यहां तक पहुंचेगी। टाइम क्या होता है? डिस्टेंस बाय स्पीड। यहां लग सकता है, अर्थ पे नहीं लगाना डिस्टेंस बाय स्पीड, क्योंकि अर्थ पे क्या लगती है? ग्रेविटी, फोर्स लग रहा होता है, तो अर्थ पे एक्सेलरेशन होती है, वो अर्थ पे नहीं है, ध्यान रखना। वो कहां पर है? स्पेस में कहीं दूर है, जहां पर कोई ग्रेविटेशन फोर्स नहीं है। चीजें जगह से प्लेस टू प्लेस चेंज हो जाती है, ध्यान रखना बच्चों। प्लेस टू प्लेस हर चीज की कैलकुलेशन चेंज हो जाती है। जहां मैं हूं वहां ग्रेविटी है या नहीं है, कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रेविटी है, अर्थ पे हूं मैं, मून पे हूं मैं फ्री स्पेस में हूं मैं, हर चीज वहां हर जगह पर क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो 10 सेकंड में बॉल नीचे पहुंचेगी, तो 10 सेकंड में मैं कितना चल जाऊंगा?
डिस्टेंस क्या होता है वेलोसिटी इनटू टाइम। वेलोसिटी कितनी होगी 1/50 टाइम कितना है 10। बोलो क्या हो गया 1/5 मीटर। 1/5 मतलब 0.2 मीटर। तो मैं कितना ऊपर पहुंच गया हूंगा 0.2 मीटर। अब मेरे उसमें कितनी दूरी हो जाएगी बोलो, मेरे और इसमें बॉल में कितनी दूरी हो जाएगी। बॉल यहां आ गई और मैं यहां आ गया, कितनी हो जाएगी 20 प्लस दिस, मतलब कि 20.2 मीटर सेपरेशन हो जाएगा। ये आंसर आ गया, समझे बच्चे। तो ये हमारा आंसर है। सिर्फ इसमें नहीं बच्चों, और भी एक जगह हम लोग कंजर्वेशन मोमेंटम लगाते हैं जिसे कहते हैं हम लोग रेडियो एक्टिविटी। एक मिनट रुक जाओ बच्चों, लिखने का टाइम दे देंगे। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है बच्चे, कभी कभी कोई एटम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है। न्यूक्लियस मतलब आपको पता होगा एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और जब न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है न्यूक्लियस टूट जाता है, उसके भी फ्रेगमेंट्स हो जाते हैं। जैसे बम के फ्रेगमेंट्स होते हैं वैसे न्यूक्लियस के भी फ्रेगमेंट्स होते हैं। आप लोगों ने न्यूक्लियर रिएक्शन वगैरह सुना होगा, न्यूक्लियर बम सुना होगा। तो जब न्यूक्लियस टूटता है उसके 2 फ्रेगमेंट बन गए मान लो, तो एक आगे गया तो एक पीछे गया, तो वहां पे भी कंजर्वेशन मोमेंटम लगता है। अब बच्चे हमने काफी डिस्कस कर लिया, तो हमें और डिस्कशन करने की कोई नीड नहीं है, सिर्फ मुझे टॉपिक इंट्रोड्यूस करना था। तो यहाँ तक हमारी क्लास के लिए सफिशिएंट है। ठीक है बच्चों।